मेरी जिंदगी उनके दम पे है एक्चुअली। माँ का दर्जा देती हूँ उनको मैं। एक तो मेरा पहला घर भी उनके दम पे बना। वो लड़का दिलीप, मतलब उसकी जिंदगी लाइफ बन गई है। ही इज डूइंग कोलैबोरेशंस दीज डेज। लोग बोलते हैं ये स्क्रिप्टेड होता है क्या, और फिर आते हैं शो पर, बैठते हैं, खुद रो के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हमको पता ही नहीं था, ऐसा रोना आता है क्या शो पे। मुझे ये भी बहुत वियर्ड लगता है जब लोग कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई हैव टू राइट योर नेम एंड एलिमिनेट यू। आजकल तो आपकी रिक्रूटमेंट भी फॉलोअर्स के हिसाब से होती है। तो मैं गुस्से में अंदर चली गई और मैं अंदर जाके रोने लग गई। एंड दैट बिकेम लाइक, वो अंदर लॉक हो गई, फायर ब्रिगेड आया। आजकल वो फिल्में नहीं बनती हैं जैसे बन रही थी हमारे टाइम पे, जहाँ पे 8-10 गाने हुआ करते थे, बड़े गाने हुआ करते थे, डांसिंग गाने हुआ करते थे। यू मीन विल आई हैव अ पार्टनर? जैसे कि आपका कमेंट था मास्टरबेशन को लेके, उस पर काफ़ी बातें हुई। आई थिंक माई लास्ट सॉन्ग वो शीला की जवानी। बॉलीवुड में कब आप रहे हो गया टाइम, बहुत ले लिया ब्रेक। अब आ जाओ। अब नहीं। ये एक न्यूज़ थी कि एक बार कुछ पैप्स आपकी फ़ोटो लेने वाले थे और आप अपने आप को उनसे दूर गई और आपने लॉक कर लिया था खुद को। है? हाँ, ये न्यूज़ मैंने सुना हुआ है। और उसके बाद फिर अंदर से आप लॉक हो गई थी। अच्छा, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। ये डांस इंडिया डांस के टाइम की बात है। हाँ। ऐसा नहीं था कि मैं अंदर से लॉक हो गई थी। एलिमिनेशंस मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव हुआ करती थी उन दिनों में, क्योंकि हम मेंटर भी करते थे, हम कोरियोग्राफ भी करते थे, हम जज भी कर रहे थे। एंड ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो मेरे जब कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट, और उस सीजन में मेरे कंटेस्टेंट जैसे ऐसे मक्खियों की तरह गिर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहे थे। सो आई यूज्ड टू बी वेरी सेंसिटिव एट दैट टाइम। एंड एलिमिनेशन हुआ और मैं बाहर आई और फेमस स्टूडियो में शूट कर रहे थे। एंड मेरा रूम ऐसे स्टूडियो से बाहर आते ही फर्स्ट रूम ऑन द राइट इट यूज्ड टू बी। तो I think there were press outside. I didn't know, क्योंकि उन दिनों में दादा भी हुआ करते थे, तो I think press used to come to meet him also. आर्टिस्ट भी आते थे। एलिमिनेशन हुआ, मैं गुस्से में अंदर चली गई। तो मैं ऐसे थी कि मतलब मेरे कंटेस्टेंट को कैसे निकाला आपने। तो मैं गुस्से में अंदर चली गई और मैं अंदर जाके रोने लग गई। एंड आई थिंक पीपल वर ट्राइंग टू नॉक ऑन द डोर, मेरा टीम नॉक कर रहा था। तो आई डिडंट ओपन द डोर फॉर सम टाइम। तो लोगों को लगा मैं लॉक हो गई हूँ अंदर। एंड दैट बिकेम लाइक, वो अंदर लॉक हो गई, फायर ब्रिगेड आया। फायर ब्रिगेड ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नो फायर ब्रिगेड हैड कम टू ओपन द डोर, प्लीज। नॉनसेंस। ओके, और क्या इंटरेस्टिंग आपने सुना है अपने बारे में कि ये कहाँ से आ गई यार, ये खबर कैसे छपी, कुछ बताइए। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, खबरें बहुत छपती हैं मेरे बारे में, बहुत कम। आई थिंक द मीडिया हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड टू मी, हैज बीन एक्सट्रीमली लविंग टुवर्ड्स मी। और वैसे आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ किया है जहाँ पे मैंने उनको कारण दिया हो कि ये ऐसा कुछ मतलब छाप दे मेरे बारे में। आई डोंट थिंक। बहुत पहले कोई किसी ने फोटो छाप दी थी कि ये गीता कपूर का बॉयफ्रेंड है या उसका मतलब। एंड देन आफ्टर दैट मैं कुछ चीजें लोग भेजते हैं ना फॉरवर्ड करके कि देखिए आपका घर इतना बड़ा है, आपने इतने पैसे कमाए हैं। मैंने बोला अगर इतने हैं तो कोई मुझे दिखा दे कहाँ है। मुझे भी जानना है। एंड कि मैंने बंगला खरीदा है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, मतलब देखिए अगर मेरे बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा छापने से अगर किसी का कुछ बनता है तो गॉड ब्लेस देम, इट डजंट अफेक्ट माई लाइफ। लोग अगर मान रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास कुछ अच्छा नहीं है करने के लिए लाइफ में। सो आई जस्ट फील कि जो जिसका बनता है बनाए, खबरें बनाए, छापें, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट मलाइनिंग माई इमेज इन एनी वे। अगर किसी ने बोल दिया कि मेरी शादी हो गई है, अगर हो जाती तो अच्छी बात है, उसमें छुपाना, एज लॉन्ग एज अगर मैं शादीशुदा होती और किसी ने बोला होता कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और वो मेरे शादी पे असर कर रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप बेबुनियाद कोई चीज अगर छाप रहे हो
तो मेरी लाइफ में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, छापो। हाँ, जो चीज़ है ही नहीं है फिर वो। हाँ मतलब व्हाई शुड आई वरी एंड व्हाई शुड आई कॉल अप एंड से तुमने ये क्यों छाप लिया? आपका बना 2 दिन का, ओके छाप लो। अच्छा, छापने दो। हाँ? अभी कन्फ्रंट नहीं किया आपने किसी को? आई डोंट केयर। नहीं कन्फ्रंट आप किस किस से करेंगे और किस बारे में करेंगे? जो लोगों को बोलना है वो बोलेंगे, जो लोगों को छापना है वो छापेंगे। आई सेड एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट, अगर मेरी फैमिली को अफेक्ट कर रहा होता, अगर मुझे मेंटली अफेक्ट कर रहा होता, देन इट इज समथिंग टू टॉक अबाउट। राइट। आप किसी चीज को हवा क्यों दे रहे हो जब उसका कोई मायने नहीं है? क्या इफेक्ट करता है आपको? कौन सी बातें हैं ऐसी? कौन फैमिली में तो आपने बताया था आपकी मॉम की जो पूरा पीरियड हमने सुना वो उसने काफ़ी आपको इफेक्ट किया, उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट डालती है? मुझे एक ही चीज अफेक्ट करती है कि मैं कल काम करूंगी या नहीं। ओह, आई वांट टू कीप वर्किंग, आई वांट टू कीप माई सेल्फ बिजी। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मैं कल कुछ कमाऊंगी वो भले ज्यादा हो या कम हो, लेकिन काम करते रहना चाहिए। आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट, मैं हूँ लेजी वैसे, अगर मुझे मौका मिले तो मैं घर पे सोती रहूंगी या मैं टीवी देखूंगी या मैं दुनिया के सारे रियलिटी शोज देखूंगी, लेकिन आई वांट टू नो दैट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनकम जरूर आएगी। दैट इज समथिंग दैट ऑलवेज अफेक्ट्स मी। मैम, आप इतना बड़ा क्राफ्ट होल्ड करती हैं, नाम भी आपने बना लिया, ये इनसिक्योरिटीज रहती है इंडस्ट्री में? आप हमेशा जवान नहीं रहते, आप हमेशा मतलब आप बुद्धिशाली हमेशा रहते हैं, लेकिन आप बलशाली नहीं रहते। यू आर नॉट ऑलवेज स्ट्रांग, सो एज यू ग्रो ओल्डर you start becoming weaker in certain senses, physically, sometimes mentally also, ability to change or move along with the times. कुछ लोग मूव कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं। हमारा क्राफ्ट ऑल्सो ऐसा है कि कोई गारंटी नहीं है हमारे क्राफ्ट में, सो दैट इनसिक्योरिटी विल ऑलवेज बी देयर कि आपसे कोई अच्छा कर जाएगा। सो no craft that you hold is something that is going to last forever unless you're evolving with it. अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे, आप उसके साथ नहीं चलोगे, तो यू आर गोइंग टू फॉल बैक एट सम पॉइंट और द अदर। कुछ ना कुछ तो मैं सही कर रही होंगी कि मैं आज भी रेलेवेंट हूँ, हालांकि मैंने बहुत सालों से कोई भी गाना नहीं किया नया। आई थिंक माई लास्ट सॉन्ग वाज शीला की जवानी एंड आई डिडंट अटेम्प्ट एनीथिंग आफ्टर दैट। मैं ऑफकोर्स रियलिटी शोज में बिजी ही रही हूँ, बट मैं कुछ तो सही कर रही हूँ जिसकी वजह से एक रेलेवेंस है। वो रेलेवेंस बनाए रखना इन द पॉजिटिव एंड द बेस्ट वे पॉसिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रेलेवेंट ना रहना काम में भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, दैट विल ब्रिंग यू डाउन। सो वी आर वर्किंग, मतलब हमारा जो क्राफ्ट है, हमारी जो इंडस्ट्री है, वो फ्राइडे टू फ्राइडे बदलती है। ये तो करेक्ट है। तो अगर आपने हिट पिक्चर नहीं दी, अगर आपकी पिक्चर हिट नहीं हुई, तो आपका फ्लॉप ज्यादा माना जाएगा मोर देन द हिट्स। मेरी जो समझ है, मेरी जो सोच है, जैसे आपने कहा, आपने जो इनसिक्योरिटीज़ बताई, ये तो तमाम उन डांसर्स की होगी, जो भी कोरियोग्राफर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, नाम का, कि एक एज और एक टाइम के बाद उन्हें ये चीज़ें फेस करनी। तो कितना सिक्योर है ये? अगर आप मुझे कुछ इस पे गाइड कर पाए। आप अगर इवॉल्व होते रहेंगे, अगर आप इफ यू आर मूविंग विद द टाइम्स, आप मरते दम तक आप काम कर सकते हो। ओके। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरा टाइम डांसिंग ही करूंगी, तो एक डांसर को एक्चुअली फ्यूचरिस्टिकली भी देखना पड़ेगा कि एक फिजिकल क्राफ्ट है ये, जिसमें बहुत एनर्जी लगती है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, अजाइल होना पड़ता है, यू हैव टू कीप मूविंग। हमने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं है। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट फिजिकली टू फॉलो दिस क्राफ्ट? तो एक डांसर को ये हमेशा सोचना चाहिए कि मैं डांसर से आगे क्या, डू आई वांट टू बी अ कोरियोग्राफर? कोरियोग्राफर बनने के लिए मुझे किसी के साथ इंटर्न करना पड़ेगा, मुझे असिस्टेंट बनना पड़ेगा, मुझे ये क्राफ्ट सीखना पड़ेगा जो ऑलरेडी उस मुकाम पे हैं, फिर वहां से एक स्टेप आगे। देन फ्रॉम अ कोरियोग्राफर डू यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, बट बिफोर यू बिकम अ डायरेक्टर यू हैव टू फ्रॉम अ कोरियोग्राफर बिकम अ डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। राइट। क्योंकि सिर्फ गाना बिठाना
और फिल्माना दो अलग चीजें हैं। गाने को बिठाना बहुत आसान है, उसको अच्छी तरह फिल्माना, उसको अच्छी तरह दर्शाना, वो अलग एक क्राफ्ट है। बिल्कुल। डू यू वांट टू बी अ कोरियोग्राफर फॉर फिल्म्स? डू यू वांट टू बी अ कोरियोग्राफर फॉर रियलिटी शोज? डू यू अब तो वो भी ऑप्शन है। हाँ, डू यू वांट टू बी अ कोरियोग्राफर फॉर स्टेज इवेंट्स? तो उस हिसाब से आप अपना गुरु भी चुनिए। सबको आसान चाहिए, सबको 15 सेकंड में वैलिडेशन चाहिए कि मैं ये हूं, तो योर क्राफ्ट इज बिकम शॉर्ट लिव्ड। हम उस स्कूल से नहीं हैं, हमने हमेशा आगे की सोची है। हाउ हाउ डू यू गेट देयर? हाउ डू यू हु कैन यू लर्न फ्रॉम? आगे क्या करना है? डांसिंग कब तक चलेगी? तो असिस्टेंट में ज्वाइन कर लो, थोड़े ज़्यादा पैसे भी मिलते थे। फिर वहाँ से क्या, कौन सी दिशा में जाना है, क्या करना है, नहीं होगा तो छोड़ दो, कुछ और पकड़ लो। राइट। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, इट्स नॉट अ बैंक जॉब, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, करेक्ट। एंड बिकॉज यू आर फिजिकली देयर सो मच ऑफ फटीग इन द बॉडी, वो कभी भी गिव अप हो सकता है। तो इनसिक्योरिटी हर नौकरी में है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ये इट्स ऑल्सो फिजिकली वेरी टायरिंग एंड इट कैन ब्रिंग यू डाउन अ लॉट अगर आप बॉडी को रिपेयर का टाइम नहीं देंगे तो। सो इनसिक्योर तो सब है। मैम, आप लोगों ने जब जर्नी शुरू की हम्म। तो आपके पास ऐसे कोई डेटा नहीं होता डांस का दिखाने का कि मैं ये मेरा क्राफ्ट है, आप देखिए। ये है ना, हाँ, तो हम इस पे डिपेंडेंट थे। अच्छा, बातें करके बिल्कुल, कन्विंस कर। वर्ड ऑफ माउथ। और आज जो है लोगों के पास इंस्टाग्राम है, आप रील्स आए हैं और देख लीजिए कितना अच्छा टैलेंट होल्ड करते हैं। आजकल तो आपकी रिक्रूटमेंट भी फॉलोअर्स के हिसाब से होती है। अच्छा, हाँ किस बिल्कुल, ये जो रियलिटी शोज वगैरह नहीं होती। मैं पूछ रहा हूँ। आप किसको फॉलो करते हैं? आप जब जाते हो, आप किसी को अगर किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं, डोंट यू वांट टू आस्क द पर्सन हु हैज मैक्सिमम फॉलोअर्स कि आइए हमारे साथ बैठे, हम जरा चर्चा करेंगे। पॉपुलैरिटी वो है ना, हाँ, आप भी फॉलोअर्स ही देखते हो। तो मुझे लगे 8 साल या 10 साल 2.3 मिलियन फॉलोअर्स को जमा करने के लिए जेन्युइनली, और कुछ लोग ओवरनाइट 23 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठते हैं। करेक्ट है। It's a different world. That system is something else. I don't understand it. That algorithm I don't understand. मेरे समझ के थोड़े परे है। इनको लाना है शो में बिकॉज ऑफ ये इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के थ्रू ज़्यादा होती है अब कि टैलेंट्स। I don't know. हाँ। I don't know. मुझे ऐसा लगता है टैलेंट अपनी जगह है, 15 सेकेंड अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई 15 सेकेंड में अपना फुटहोल्ड जमा लेता है, अगर वो 15 सेकेंड में आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा है, कुछ तो कर रहा है सही। बिकॉज आई फील देयर आर लॉट ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री दैट डिजर्व अ चांस, बट इफ यू आर गोइंग टू सी, अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो ये मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर है। इट्स नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक इट्स अनफेयर टू द पीपल हु वर्क ऑन द क्राफ्ट। राइट, मैं यही समझना चाह रहा था। क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म पढ़ते हो बिल्कुल। और कोई आके सिर्फ फोन उठा के अगर कोई चीज शूट करके जर्नलिस्ट बनता है, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी कि आपने 3 साल क्यों बिताया है उस फील्ड में। कोई अगर कोई भी फील्ड में कुछ सीखना चाहता है, लोग जाते हैं स्कूल्स, पढ़ाई करते हैं किसी चीज के लिए, कोई क्राफ्ट के लिए, एंड देन यू नो दैट पीपल आर जस्ट सिटिंग एट होम एंड डूइंग दिस। व्हाई डिड आई स्पेंड 5 years लर्निंग? राइट। सो मुझे बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो समय बिताते हैं टू लर्न अ क्राफ्ट। लेकिन मुझे आई एम ऑल्सो अमेज्ड विथ पीपल who can make you believe that they know the craft without knowing it. Right. It's amazing. See, it's a very strange circle of life. आपने एक डांसिंग वीडियो डाल दिया, बिल्कुल, लोगों को पसंद आया, आपके फॉलोअर्स बढ़े। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ तो आपके डांसिंग के बारे में अच्छा लगा। करेक्ट है। तो अगर आप वो बोलेंगे कि ये चीज मैं आपको सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ, और लोग मान के जा भी रहे हैं, तो उसकी बेचारी की क्या गलती है जो सिखा रहा है? आप ये तो नहीं देख रहे हैं कि उसका कितना एक्सपीरियंस है, आपने ये देखा कि उसका ये रील वायरल हुआ है,
See, it's हाँ very screwed up in so many ways. It's strange. हाँ करेक्ट. हम मतलब हमें 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 25-30 साल हो गए. ओके. वो लोग आते थे पहले, हमसे कहते थे एकेडमी खोलिए, डांस एकेडमी आपके नाम से हम खोल देंगे, आई थिंक यू शुड टीच. तब हमारे पास समय नहीं होता था क्योंकि हम खुद ही काम कर रहे थे. फिर लोग आने लगे, बोले आप सिर्फ आ जाओ, आपका नाम दे दो, हमारे पास बहुत लोग हैं सिखाने के लिए. फेस बन जाओ. फेस बन जाइए. राइट. सिर्फ नाम दे दीजिए, फेस भी नहीं चाहिए आपका. आप आइएगा नहीं, अगर एनुअल डे होगा तो आप उस दिन आइए, ओके. बाकी हम चला लेंगे. तब भी हमने मना कर दिया क्योंकि आई फेल्ट इट वाज चीटिंग द पीपल. अगर मैं खुद नहीं हूं तो मैं कौन हूं इनको, मतलब अपने नाम से, ये तो चीटिंग हुई. बिल्कुल. लेकिन लोग कर रहे हैं आज के दिन में. कभी कभी सोचते हूँ क्या मुझे करना चाहिए था. सिर्फ नाम देना था, बट पीपल want your attention in some way or the other, and if they are getting it, why not? देखो, जरिया अगर आपने बना लिया पैसा बनाने का, समझ रहा हूँ मैं. it's a decent way of making money. वो डाल रहे हैं, as long as it's not cringe content, it's good content. They're dancing, you're liking the dance, आप उनके डांस क्लासेस में गए, उन्होंने वर्कशॉप लिया, उन्होंने कुछ पैसे बनाए, fair enough. If you're smart, don't go. हाँ, क्योंकि गो फाइंड आउट. गणेश आचार्य भी हैं, फारा खान भी है, गीता कपूर भी है, रेमो डिसूजा भी है, टेरेंस लुइस भी है जो बेचारा क्लासेस करता भी है, समर कैंप से, शामक धावर है. आप वहां पे नहीं जाएंगे. जो सालों से कर रहे हैं, जो जिनको क्राफ्ट पता है, जिनको बिजनेस पता है, तो फिर who's to blame? जो पैसा बना रहे बनाने दो, जो जा रहे हैं उनको भी जाने दो. All good. रिजल्ट आ जाएगा सामने. आजकल रिजल्ट मुझे लगता है इतना मायने नहीं रखता. हाँ. It doesn't. I don't know why. It's sad. किस बेस पे कह रहे हैं, मतलब कुछ समझ पा रहे हैं आप? अब मुझे अगर समझ में आती तो मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करती, बट पीपल, बिकॉज इट्स सो शॉर्ट लिव्ड, उतना ही समय, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया लोगों का. राइट. राइट. ये सो लाइक व्हेन यू आर पोस्टिंग समथिंग ऑन योर पेज, आप मेक श्योर करते कि 15 सेकेंड में इंसान, यू आर गेटिंग आई बॉल्स, यू ग्रैबिंग द अटेंशन, एंड देन आफ्टर दैट तो पहला 15 सेकेंड हेडलाइन जो है, बात सिर्फ हेडलाइन तक रह गई है. अर्लियर यूज्ड टू ओपन अ न्यूज़पेपर, तो मैं थोड़ी पुरानी हूं ना, तो मैं न्यूज़पेपर की बात करूंगी. पहले हम न्यूज़पेपर खोलते थे. राइट. हेडलाइन जो आती थी, हेडलाइन के ऊपर हम पूरा उसका कट्टा चिट्टा हम पढ़ लेते थे कि यार एयर क्रैश फॉर एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल टू गिव राइट नाउ, या मतलब then you read everything, that whole information. Yeah, if you read festival, then you'll read about what festival, क्या है, एक intrigue होता था. Right. Correct? That attention span of reading that column, that article has gone. Yes. तो आप क्या करते हो, आप पहले 15 सेकेंड में ऐसा हेडलाइन बोल देते हो जो एक्चुअली कंटेंट में है भी नहीं, कभी कभी. So that first 15 seconds, that first 10 seconds of what you hear, sometimes you're just like, and you hear something, and then you wait. If it is interesting, और आपके मतलब का है, तो आप 20 सेकेंड देखोगे. न्यूज़ तो आप भी 1 मिनट का नहीं डालते हो. हाँ, रील्स पे छोटे छोटे जो क्लिप्स जाते हैं, राइट. 30 सेकंड का मैक्स डालोगे. अगर किसी ने पलट के हाई भी बोल दिया सना, वो 30 सेकंड, नहीं तो 15 सेकंड में वो भी रुक जाता है आजकल. राइट. करेक्ट है. करेक्ट है. राइट. सो 15 सेकंड्स इज योर अटेंशन स्पैन नाउ. इसमें आप क्या ही सोचोगे, कितना ही सोचोगे, कितना ही आगे बढ़ोगे. किताब के साथ आपने किसको देखा है आजकल, कौन पढ़ रहा है किताबें? स्कूल के बच्चे, और जो कॉलेज जाते होंगे वो पढ़ लेते होंगे. तो बड़ी भी आजकल मैंने सुना टैब खुल गया है. हाँ, वहाँ पे भी आ गया, डिजिटल हो गया वो भी. जब इतना ज्ञान रखती हैं आप जी, तो अपने इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा एफर्ट डालिए. बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी लोग ना, जो ज्ञान देने वाले लोग हैं बहुत हैं.
हाँ बहुत हैं। वो अपना यूट्यूब ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है, और लोग देखने वाले भी हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनको ज्ञान देने की, तो बहुत स्मार्ट हैं लोग। मैं अपना ज्ञान अपने लिए यूज़ करूँ, वो बहुत बड़ी बात है। तो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रीच। आई प्रैक्टिस फर्स्ट देन आई प्रीच। मैं अभी 30 साल हो गए अभी। वो प्रैक्टिस ही है जो आज काम आ रहा है, जो हम शांति से घर बैठ पा रहे हैं। हमको कोविड अफेक्ट नहीं करता है, हमें बुरा माहौल अफेक्ट नहीं करता है। आई विल नॉट गेट अपसेट इफ आई एम सिटिंग अलोन फॉर 15 days। मैं अकेले रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। मुझे समय किस तरह से बिताना है वो आता है। मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। हाफ द टाइम आई एम नॉट इवन ऑन माई फोन। तो मेरा टीवी बंद हो जाएगा, आई विल बी ओके, आई विल रीड अ बुक, आई एम फाइन। मेरी मेड नहीं आएगी तो मैं बर्तन धो दूंगी, मैं घर साफ कर लूंगी। ओके। स्विगी नहीं आएगा तो मैं खाना भी कुछ ना कुछ पका ही लूंगी खाने के लिए। सो समय बिताना कैसा है वो आता है, लेकिन ये ज्ञान बांटने के लिए मैं कोई नहीं हूँ। ये आपको समय सिखा देता है, अगर आप सीखना चाहो तो। राइट। ये जो ओल्ड स्कूलिंग रही है, जो पेरेंट्स के हमारे रही है, या हमने जो जिन्होंने ये डिजिटल मीडियम नहीं देखा, मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी इजी है। बट ये जो अब नया दौर आ रहा है, जिनके हाथ में मोबाइल है, जो बैक टू बैक वीडियोस और ये रील्स पे, ये चीज़ें अब उनके लिए जो आपने कहा वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हुआ ना, कोविड ने दिखा दिया ना आपको, कितने लोग परेशान हो गए। कोविड ने दिखा दिया ना कि हमको मतलब मेड नहीं आ रही, घर साफ कैसे होगा। मतलब वो बकेट वाले मॉप्स कितने बिके, क्योंकि कोई बेंड करके मॉप नहीं करना था। इट्स रिडिक्युलस। राइट। सो टाइम जैसे था, सॉरी जैसे पहले था वो अब नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स जो कहते थे कि हमारे वक्त में, फिर हमारे पेरेंट्स बोले हमारे वक्त में, अब जो आने वाला जनरेशन है मैं ये कहूंगी कि हमारे वक्त में ऐसा था। सो आई होप, आई प्रे फॉर गुड सेंस टू प्रिवेल। वो बहुत ज़रूरी है नए जनरेशन के लिए। अगर मेरा जनरेशन उनको कुछ सिखा सकता है इन द सेंस कि अगर आपके बच्चे हैं प्लीज़ बाहर भेजिए, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ट्रू, खेलने दीजिए, गिरने दीजिए, थोड़ी सी मट्टी लगेगी, हवा लगे। और इंडिया से अच्छी, मुंबई से अच्छी जगह नहीं है बच्चों को खेलने कूदने के लिए, बिकॉज दैट एटमॉस्फेयर दैट इज देयर, इट मेक्स यू इम्यून टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मुंबई, इंडिया, ओके, इट्स नॉट ओनली मुंबई, इंडिया में पले बड़े बच्चे दुनिया के किसी भी शहर में जाएंगे, वातावरण उनको अफेक्ट नहीं करता है। आप देखिए बाहर से कोई भी आता है, वो छींक रहा होता है, खांस रहा होता है, सांस नहीं ले रही होती, मतलब उनको सब प्रॉब्लम होता है, पानी से लेके खाने से लेके हर चीज के लिए। तो मैं कहती हूँ आपके बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने दो, बाहर जाने दो, खेलने दो, थोड़ा मट्टी, थोड़ा सा हवा सांस लेने दो। लेट देम प्ले विद अदर चिल्ड्रन। आई डोंट सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन माई बिल्डिंग एनी मोर। राइट। ये तो वो मुझे अफेक्ट करता है कि एक जो कॉन्वर्सेशन है, जो दोस्ती थी, जो लोगों के बीच में एक बातें करने का एक माहौल, एक चर्चा करने का एक जो समय हुआ करता था, वो नहीं रहा। वो होने दीजिए। दैट इज द ओनली थिंग आई वुड से कि मतलब लेट देम स्पेंड टाइम विद अदर चिल्ड्रन। एक क्या उसके लिए एक अच्छा वर्ड है, पता नहीं, आई मे बी मिसिंग इट। I just feel that people don't talk to each other anymore. There's no communication. राइट। In that sense कि मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वर्बल कॉन्वर्सेशन है ही नहीं। आप देखिए रेस्टोरेंट जाते हैं लोग अपने अपने फोन में बैठे रहते हैं, इट्स वेरी वियर्ड। और हम 4 दोस्त कभी जाते हैं तो हमारे पास बहुत बातें होती है करने के लिए। हम अगर एक पूरा साल नहीं मिलेंगे, हम 1 साल के बाद अगर मिलेंगे एनुअली भी, हमारी दोस्तियां ऐसी हैं कि हमें बुरा नहीं लगता। वी पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। हम ये सोचते हैं कि अच्छा बिजी थे काम में, कोई बात नहीं, इस चीज के लिए तो हमने दुआएं मांगी थी कि आप बिजी रहो, बिजी रहो, बिल्कुल। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू प्रे फॉर ईच अदर कि यार तू काम कर यार, अच्छी बात है। लेकिन आज अगर आप मैसेज नहीं करोगे, लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, स्टेटस पे लाइक नहीं किया
अरे देख के लाइक नहीं किया। मैं तो अब पहले ऐसा एक्साइटमेंट थी ना, नया नया सोशल मीडिया आया था, यस। बर्थडे मैसेज, यू नो, यूज्ड टू पुट दीज थिंग्स फॉर पीपल के फोटो डाल दिया, ये अब मैंने सब बंद कर दिया। ओके। मैं किसी के लिए बर्थडे विश बहुत कम डालूंगी, मतलब अगर बहुत मतलब मन से आया तो डालूंगी, वरना आई हैव जस्ट स्टॉप एंड आई टेल ऑल माय फ्रेंड्स पर्सनली, तुम्हें कल रात को फोन किया था 12 बजे, बस आज सुबह व्हाट्सएप भी डाल देंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स सॉरी, सोशल मीडिया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को सिर्फ उसके ऊपर बेस करना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। आई होप मैम चीज़ें इम्प्रूव हो और लोग समझें इन प्रॉब्लम्स की आगे और कितनी बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए बढ़ेंगी, कुछ लोगों के लिए नहीं बढ़ेंगी। ठीक है मैम, आप चलते हैं आपके स्टार्ट से। जो मैं भी जानना चाह रहा था कि स्टार्टिंग का जो आपका था, आप मुंबई से हैं और अपने इंडस्ट्रीज बॉलीवुड को चुना, कोरियोग्राफी की जो जर्नी है आपकी, जो ये स्टार्ट कैसे हुई, डांस का जो आपका इंटरेस्ट आया, ये कैसे फैमिली से आया या किसी से देख के इंस्पायर्ड? मजबूरी से आया। मजबूरी? हाँ। क्या मजबूरी है? सबको पता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे माहौल से नहीं आए थे, इन द सेंस के पैसे की तंगी थी, पढ़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन फिर ऐसा लगा कि जिस माहौल में मैं पली बड़ी, उस एरिया में या उस जगह से मुझे खुद को ऐसा लगने लग गया कि अगर हम यहीं पे रहेंगे तो यहीं के होके रह जाएंगे, तो वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी। कोलाबा में थे? हाँ, मैं कोलाबा में रहती थी, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट द एनवायरनमेंट was not great in that sense. Okay. Great school I had, my mother put me for the best education. लेकिन एक point आता है जहाँ पे आपको लगता है अब मतलब इंटरनली फैमिली वाइज ऐसा कुछ इनहेरिटेंस नहीं था या ऐसा कुछ मिला नहीं था, और आपको लग रहा था कि भाई 10/10 में अब 4-5 लोग नहीं रह सकते, अब यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क। क्या है, अगर किसी ने बोल दिया उन दिनों में कि यार शक्ल अच्छी है, 4 फोटो करा लो, तो 4 फोटो करा के अगर उससे कुछ काम आता है, ग्रेट। किसी ने ये कहा कि यार तुम्हारी चाल अच्छी है, थोड़ा चल लोगी तुमको, तो रैंप वॉक कर लिया या फैशन शोज कर लिए। किसी ने ये कहा कि तुम डांसर अच्छी हो, तो वहाँ से हमने डांस भी कर लिया। लेकिन शुक्र है कि कहीं ना कहीं जब बिजी रखने के लिए, एक होता है ना कि एनवायरनमेंट ऐसा था कि ज़्यादा वहाँ पे रहने से अच्छा मेरी माँ ने ये सोचा कि इसको बिजी रखो, अच्छा है। तो स्कूल आधा दिन हमारा, तब ऐसा नहीं था ना कि सुबह 9 बजे जाके 12 बजे आने का। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एट 8 in the morning and I used to come back at 3:30 in the afternoon. Okay. मतलब हमारा लंबा दिन हुआ करता था। आफ्टर दैट आओ खाओ पियो, या वहीं से देयर वाज नो ट्यूशन के पैसे नहीं थे, वो मेरी माँ करवाती थी खुद, वो खुद पढ़ाते थे आपको? हाँ। Okay. तो बिकॉज शी वाज अ किंडरगार्टन टीचर एनीवेज विद बारदा हाई स्कूल एट दैट टाइम, कैपिटल सिनेमा के पास। ओके। उन्होंने भी बहुत जुगाड़ू काम किए हैं लाइफ में। तो सो आफ्टर दैट वाज आओ ईट ड्रिंक रिफ्रेश, गो फॉर डांस क्लास, या मैं आपको बाहर लेके जाऊंगी, तो वॉक टू गेटवे, और वहाँ पे एक बैंड स्टैंड हुआ करता था, वहाँ पे हम चले जाते थे घूम फिर के, ऐसा कि मतलब जितना समय हम उस माहौल से दूर बिता सकते थे। वापस आओ, इतने थक जाओ कि सो जाओ, होमवर्क करो, सो जाओ, फिर वापस उठो, फिर सुबह चले जाओ सुबह स्कूल। सो उस चक्कर में डांस क्लासेस, तो थोड़ी बहुत डांसिंग जो आती थी, जो फोक डांस और भरतनाट्यम के लिए डाला था मेरी मम्मी ने, वो काम आया जब तंगी हुई पैसे की। जब किसी ने कहा डांसर अच्छी हो, तो मैंने बोला हाँ कर भी सकती हूँ, आता तो है, रिदम पे कर ही लेती हूँ। वहां से शुरुआत हुई। फिर किसी ने कहा यहाँ पे 500 मिल रहे, वहां 1000 मिलेंगे, ओके। वहां से किसी ने रेकमेंड किया कि इनके साथ कर लो, ये अच्छी कोरियोग्राफर हैं। वहां से तो मैं चिपक ही गई फिर। अच्छा। एक बार मुझे फरा जी मिल गई, तो फिर मैंने ऐसे कॉकरोच की तरह उनको पकड़। ये फरा जी के साथ वो पहला वाला बताइए। कुछ नहीं, आई काइंड ऑफ, उन्होंने मुझे कहीं देखा था एक शो में, फिर वो एक शो कर रही थी खुद, शी फेल इल। ये फर्स्ट एनकाउंटर? हाँ, पहला एनकाउंटर, जब मैं कोई फैशन शो कर रही थी, वो नाच रही थी। अच्छा। तो मैंने उनको देखा पहले। शी वॉज अ डांसर एट दैट टाइम।
फिर उनका कोई शो था, जब वो बीमार हुई, वो नहीं जा पाई, तो उनको रिप्लेस किया था मैंने। ऐसे ही मतलब मुझे आता था जो वो कर रही थी, ईर्ष्या के माने मैंने सीख लिया था उसका डांस। सो आई थिंक एवरीबडी नोज दैट स्टोरी वेयर आई काइंड ऑफ डांस्ड इन हर प्लेस। ओके। फिर उनको भी पता चला। फिर एक कोरियोग्राफर हैं, बड़े कोरियोग्राफर हैं आज, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है। उनका नाम लॉन्जाइनस फर्नांडिस है, लॉन्जी। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि एक लड़की है, अगर तुम्हें ट्रूप में चाहिए तो मैं उसको बुला सकता हूँ, ओके। टू डांस फॉर हिम। ही अगेन रेकमेंडेड मी टू फराजी। अच्छा। तो फिर मैं उनके ट्रूप में ज्वाइन हुई। फिर वहां से चलता रहा। फिर सारा कर फिर तो मैं उनको छोड़ा भी आफ्टर डांसिंग विद फॉर मेनी इयर्स। कोरियोग्राफर का मौका मिला केन बुश के साथ, तो मैंने वो भी किया। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया उनके साथ। वहाँ से वापस मैंने ज्वाइन किया उनको एज एन असिस्टेंट फाराजी को। एंड देन या इट्स बीन बैक एंड फोर्थ। मैं आपका वीडियो देख रहा था फराजी जब आपके घर आई थी और कन्वर्सेशन आप लोग का चल रहा था कुकिंग वाला, तो उस समय दिलीप कहते हैं कि मैडम के दम पे मैंने कार ली, घर लिया। हाँ, है और मेरी जब जिंदगी उनके दम पे है एक्चुअली। तब आप उसमें हाँ में हाँ मिला दिए। बिल्कुल है, एंड उसमें कोई शर्म नहीं है। जब कोई आपके लिए इतना सब कुछ कर जाए, मतलब हमारे पास क्या ही था उन दिनों में, सर्टिफिकेशन कोई थी नहीं कि आप कोई स्कूल से आई हैं, डांस करती हैं, क्या है। सही बात। कोई आपको परखता है हम्म। तो आपको उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो नजर है जो आपके ऊपर पड़ी और आपको उन्होंने देखा और कहा कि टैलेंटेड है, आओ मेरे साथ काम करो, या रुक जाओ, या ये सीख लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। शी इज ऑलवेज बीन मोर देन जस्ट कोरियोग्राफर। माँ का दर्जा देती हूँ उनको मैं, तो वो मेरे लिए बहुत, फॉर मी शी हैज बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक तो मौका देने के लिए, दूसरा काम समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तीसरा इनकरेज करने के लिए कि जाओ बाहर काम करो, चलेगा। ओके। बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फलेसली ये कहते हैं कि गो एंड डू योर थिंग ऑल्सो। एज एन असिस्टेंट आई वॉज विथ हर एंड शी वुड अलाउ मी टू डू वर्क एज अ कोरियोग्राफर खुद अपने। और ये फराजी की बहुत बड़ी खासियत है कि वो, उन्होंने कोई भी एक, उनका एक असिस्टेंट नहीं होगा जो ये बोलेगा कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिलाया। सबको रेकमेंड करती हैं वो। आपको ये चाहिए, आई थिंक दिस पर्सन विल बी गुड फॉर योर कोरियोग्राफी, इसको ले लो, ये मेरा असिस्टेंट था या थी या व्हाटएवर। ये बहुत बड़ी बात है उनकी। हाँ, नॉर्मली देखने नहीं मिलता, कोई अपने बेनिफिशियल शी को नहीं छोड़। सेल्फलेस लाइक। यस। उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये उनसे हमने सीखा। मैंने उनसे सीखा कि लोगों का जो वेतन है उसका मान कैसे रखना चाहिए। उनके काम का पैसा उनको मिलना चाहिए, एंड इट शुड बी गिवन एसएप। अगर हो सकता है तो जिस दिन काम खत्म होता है उस दिन पैसे हाथ में थमा दीजिए, नहीं तो इट हैज टू कम इमीडिएटली। तो आज तक किसी का पैसा उन्होंने ना रुकाया है, और उनसे मैंने सीखा है कि किसी का पैसा कभी रुकना नहीं चाहिए। इवन इफ यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर पॉकेट, यू हैव टू फिनिश दैट जॉब इमीडिएटली ऑफ पेइंग पीपल। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। शी इज बीन अ फ्रेंड एट अ टाइम जब मुझे, मतलब काम में आप इतने उलझे रहते हो, ट्रैवल इतना करते हो, दोस्तियां इतनी मजबूत नहीं होती हैं उस वक्त। शी इज बीन माई बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। सो हाँ, एंड देन व्हेन यू हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स समबडी, और वो लॉयल्टी का वो मान रखते हैं, आपको भी वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इतना काम भी देते हैं, तो उनके दम पे तो मतलब मैं, एक तो मेरा पहला घर भी उनके दम पे बना, मेरी जिंदगी भी स्ट्रांग उनकी वजह से बनी। मेरा काम लोगों ने सराहा है उनकी वजह से। Whatever I learned, my foundation, she is my foundation of my work. कहाँ लिया था मैम पहला घर, अगर कुछ बता। और लोखंडवाला में। ओके। तो उसमें फराजी की हेल्प थी आपके? बिल्कुल थी। फाइनेंशियली, मेंटली, फॉर इन, मतलब आप कैसे किसी का शुक्रिया, धन्यवाद, या उनको कैसे प्रेज करो जो आपके साथ हर सेकंड है। सो
शी इज देयर। मैं कभी भी उनको किसी भी वक्त कैसे भी किसी भी हालात में फ़ोन कर सकती हूँ। ऐसा मौका आपको कितने बॉसेस देंगे? कोई नहीं। सो और जिस इंडस्ट्री में आप मैम, वहाँ तो पैसों को लेकर जो इश्यूज होते हैं कि पेमेंट टाइम पे नहीं है, और वहाँ पे इतनी बड़ी टीम को खुद मैनेज करना और आपके थ्रू ये पता चलना कि वो कभी किसी का पैसा रोका नहीं, कभी किसी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। शी इज अ डिफरेंट, वो अलग किसी मटेरियल से ऊपर वाले ने अपना उनको she was a mother before she became a mother of 3 children. She was a boss before people even knew कि lady bosses होती थी, ट्रेंड सेटर थी। बहुत कुछ उनसे मतलब ग्रैब करने का मौका मिला। एंड उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या वो मेरे से अच्छी है, या एक चीज उनसे सीखने लायक है, इवॉल्विंग विद टाइम। करेक्ट। आप देखिए वो हमेशा फ्रेश रहेंगी। शी विल ऑलवेज, मतलब अगर उन दिनों में अगर वीडियोस थे तो वो वीडियोस भी करती थी। गानों का ट्रेंड जब चला तो गानों को किस तरह से अलग दिखाना है वो उन्होंने किया। पिक्चरों में ऑल्सो हाउ टू डायरेक्ट अ सॉन्ग, नॉट जस्ट कोरियोग्राफ देम। पहली बार मैंने उनसे सीखा। नजरिया बदलता है जब आप सीखने के लिए रेडी होते हैं। वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होती हैं कि अच्छा इट्स नॉट लाइक दिस, अच्छा ठीक है। अब सोशल मीडिया का माहौल चला है। शी हैज लर्नड हाउ टू डील विद सोशल मीडिया, शी हैज लर्नड हाउ टू कैप्चर दैट मार्केट ऑल्सो। कर लिया उन्होंने। मैं देखती हूँ कर लिया है यार ये क्या हो रहा है, मतलब खाने के ऊपर आपने एक शो बना दिया। वो लड़का दिलीप, मतलब उसकी जिंदगी लाइफ बन गई है। ही इज डूइंग कोलैबोरेशंस दीज डेज। आई मीन सो शी इज अमेजिंग। कितना सेल्फलेस है ना, मतलब कि आप अपने घर के कुक को ला रहे हो फ्रेम में, और दिलीप जो है उससे ज़्यादा फ्रेम लेता है मैम से वो ज़्यादा टाइम दिखता है। एंड शी इज ओके विद इट। शी इज ओके एंड शी इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। क्योंकि उनको लगता है जो आपका है, जो आपकी किस्मत का है, जो आपके नसीब का है, वो कोई नहीं छीन सकता। करेक्ट। यू विल गेट योर ड्यू एंड व्हाट इज ड्यू टू यू। सो ना आपको कम ना ज्यादा, जितना आपको मिलना है वही मिलेगा। मुझे जब मैं आपको देखता हूँ या फरा मैम को देखता हूँ ना, मुझे एक चीज़ आप लोगों में सिमिलैरिटी दिखती है, बेबाकीपन। जो आप लोगों के मुंह पे रहता है, जो दिल में है वही ज़ुबां पे है, ऐसे ये चीज़ें। तो मुझे लगता है यही एक था जो आप दोनों को इतना कनेक्ट कर पाया। आई गेस कुड बी ट्रू। मुझे नहीं पता, मैंने कभी एनालाइज नहीं किया हमें क्या चीज़ कनेक्टेड रखती है, और मैं उसको एनालाइज करना भी नहीं चाहती हूँ। समटाइम्स यू शुड नॉट, यू शुड जस्ट लेट इट बी। अच्छा, ये जो दौर था जब आप कर रहे थे, आप स्टार्ट में अपने करियर किया, फराज जी के साथ आप लगा था, तो जो स्टार्स के साथ था तो उनके साथ एक्सपीरियंसेस कैसे होते थे? लाइक शाहरुख थे, सलमान थे या आमिर थे, जो ये तो किस तरह का उनके साथ एक्सपीरियंस होता था एज अ कोरियोग्राफर? क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो, और ये तब नहीं पता था ना। हाँ। तब एक ही आदमी को हम देख के ऐसे करते थे, वो बच्चन साहब थे, क्योंकि वो सबसे बड़े थे तभी। सो ही वॉज द ओनली पर्सन यूज्ड टू लुक अप एंड से। बट दैट जनरेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो सब हार्ड वर्किंग एक्टर्स थे जो सिर्फ सेट पे आके काम करके चले जाते थे। दैट वाज अ टाइम दैट आई वाज एन असिस्टेंट। तो मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो आते थे, वो सीखते थे, वो अपना काम करते थे। उनका जो भी, आई थिंक अगर उनका कुछ भी डिस्कशन भी था, इट यूज्ड टू बी विद द बॉस, नॉट विद मी। सो और हम अपना काम करके घर जाते थे। ओवर फ्रेंडली होना मेरे नेचर में कभी था नहीं। ओके। मैं दिखती हूँ बहुत फ्रेंडली टाइप की, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ वैसे। तो मैं अपना काम करके मैं चली जाऊँ, मैं ये मेरा एटीट्यूड हमेशा रहा है। डोंट गेट ओवर फ्रेंडली विथ एनीवन। ज्यादा, थोड़ा दायरा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई आपसे बड़ा ही है। राइट। तो वो अपने काम में बड़े थे, एंड लेकिन वो आई यूज्ड टू लव द वे दे यूज्ड टू ट्रीट अस। बहुत हम्बल और ब्यूटीफुल तरीके से वो, हमने सब आर्टिस्ट के साथ तब काम किया है। एंड एटीट्यूड सीखने लायक, क्योंकि हर आर्टिस्ट में एक खास बात थी, हमें नहीं आता, हमें सिखाओ। अच्छा। हाँ, कोई ओवर स्मार्ट नहीं आता था जैसे आजकल के बच्चे हैं, सबको सब कुछ आता है सब आता है। दे वर रेडी टू लर्न एंड वी वर विलिंग टू टीच।
लाइक संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे लोग जब होते हैं जिन्हें दे आर लविंग ह्यूमन बींग्स। आपने दो ऐसे लोगों का नाम लिया है जो इतने प्यारे लोग हैं ना, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटीज हैं, एंड वो बहुत अवेयर आर्टिस्ट थे, जिनको पता था कि उनके फ्लॉज क्या हैं, जिनको पता था कि डांसिंग हमारी कच्ची है, एक्टिंग हमारी अच्छी है, तो आप बैलेंस करवा दो। तो हम आर्टिस्ट को, आप देखिए हर आर्टिस्ट बड़ा ही लगता था, डांस आए ना आए, दे यूज्ड टू लुक मैग्नानिमस ऑन स्क्रीन। वो खासियत उनकी है, हमारी नहीं। राइट। दे न्यू हाउ टू बैलेंस। आजकल के बच्चे डांस भी आता है, मार्शल आर्ट्स भी आता है, हॉर्स राइडिंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है, बॉडी भी अच्छी है, मसल्स भी अच्छे हैं, एब्स भी अच्छे हैं, फिर भी कुछ कम लगता है। बिल्कुल। मैम ऐसा होता है कि अगर कोई आर्टिस्ट आया है स्टार्ट में, तो आप पहले लगता है कि यार ये क्या डांस कर रहा है, समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में उसने अपने आप को रॉन्ग प्रूफ किया कि नहीं यार ये तो है ऐसा कोई। क्योंकि टेरेंस ने कहा था कि जब उन्होंने कैटरीना को देखा था तो उन्हें लगा नहीं था कि वो इतने अच्छी डांसर होंगी। वाह, ये कहा उन्होंने? हाँ। अच्छा। तो वही मैं, क्या आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंसेस रहा है? नहीं भाई, इतना एनालाइज करने का, मैंने कहा ना, ओवर एनालाइज किसी चीज को नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक आई हैव गिवन दैट मच अटेंशन टू एनीथिंग। मुझे लगता है अगर आप मेरे रिहर्सल हॉल में आते हैं, एंड इफ यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग, आई विल टीच यू। इफ आई फील कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो मुझे फिगर आउट करना है कि आपको मैं एज एन आर्टिस्ट कितना अच्छा दिखाऊं। और इसके अलावा इतना इंटेंसली किसी के अंदर घुस के सोचने का ना मेरे पास कभी समय रहा है, ना मैं इतना सोचती हूँ। अब मैं जितना दिमाग का काम है वो सब रियलिटी शोज में लगाती हूँ। तो मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, कभी ये पलट के बोल ना दें कि आप करके दिखाओ, तो मैं ऐसा कुछ बोलूँ अच्छा जहाँ पे मैं उस चीज से बचूं। अच्छा। हाँ ना, आजकल का डांसिंग मुझे आता नहीं है ना। अनुराग बसु ने भी यही बात कही थी। नहीं आता है हमें, हम क्यों झूठ बोले? हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं। मेरे को थियोरेटिकली सब कुछ पता है, प्रैक्टिकली शायद नहीं कर पाऊंगी। व्यूज फर्क पड़ता है आपके? मुझे यार ये चीज कहनी है, बट ये ऐसे बलट के जवाब ना दे। नहीं, वो डर नहीं है, मैं तो मजाक में ही कह रही हूँ, लेकिन ये है कि डर इस बात का है कि अगर उन्होंने सवाल किया तो क्या मेरे पास जवाब रहेगा या नहीं। इसके लिए मैं होमवर्क करके जरूर जाती हूँ। आई लाइक टू सी, लर्न। भले फिजिकली मैं ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ तो जानकारी रखनी बहुत जरूरी होती है। तो व्हेन आई लर्न फ्रॉम देम, मैं उनसे पूछती हूँ। मैं सेट पे जाती हूँ तो मैं उनसे बात करती हूँ, आज क्या स्टाइल करने वाले हो, इस स्टाइल की खासियत क्या है। इससे ये भी मुझे पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, और खास करके बच्चों के शो में कि गुरु से क्या सीखा है। क्योंकि करने के लिए तो आज मैं इंडियन में क्या स्टाइल कर रहे हो बेटा, कुछ याद है क्या है? सो आई विल आस्क देम, एंड फ्रॉम देम ऑल्सो आई विल लर्न। लेकिन लर्निंग एंड नोइंग कि आप क्या सीख रहे हो वो बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा होमवर्क करके जाती हूँ। कनेक्शन हो जाता है आपके और कंटेस्टेंट के भी, क्योंकि लंबा टाइम स्पेंड करते हैं तो मैं कनेक्शन बनाती हूँ। ओके, आई मेक इट अ पॉइंट टू गो स्पीक विद देम, स्पेंड सम टाइम विद देम। वो जरूरी होता है, वरना आई कांट फेक इट। तो अगर मैं, इफ आई वांट टू नो समबडी बेटर, इफ आई वांट टू नो द किड बेटर, मैं जाके बैठ जाऊंगी, बात करूंगी। मेरे सारे जितने सुपर गुरुज हैं या गुरुज हैं, कोरियोग्राफर्स हैं शो पे, वो भले 1 साल नए ही आए हों, बट आई विल मेक श्योर दैट आई हैव एन इंटरेक्शन विद देम। मेरे लिए वो जरूरी है, ताकि एक ह्यूमन कनेक्शन बन के रहे। अदरवाइज जस्ट टू गो, फिर तो रट्टा मारना हुआ ना, वो जो मेरे से होगा नहीं। मेमोरी की प्रॉब्लम है, राइट। मुझे लाइंस याद नहीं होते। मुझे तो कल पढ़ी हुई किताब आज याद नहीं रहती। भाई ये पूछना चाह रहा था कि ठीक है आप तो ये सारी बात कही, लेकिन मैंने आपको देखा कई बार आप इमोशनल हो जाते हैं, वो कनेक्शन फिर कैसे हो जाता है? क्योंकि जब मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें सुनील शेट्टी थे, आप थे, और एक परफॉर्मेंस हुई थी, और उसके ऊपर आप वो देखते हो और भावुक होकर रोने, क्योंकि उनके फादर की कुछ सर्जरी हुई थी। यस। और वो मोमेंट फिर वो इतना ज़्यादा कनेक्ट कैसे कर जाता है? बिकॉज यू सी, इट्स ह्यूमन कनेक्शन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक ह्यूमन कनेक्ट होता है। कुछ इमोशंस आपके होते हैं जो आप दबा के नहीं रख सकते। यस।
एंड यू कनेक्ट दीज थिंग्स. सो अगर किसी ने मतलब और जेन्युइन चीजें पता चल जाती है, आप फेक नहीं कर सकते हो ये चीज. अगर कोई जेन्युइनली आपसे बात कर रहा है और वो इमोशनल हो रहा है, अगर आपको नहीं कनेक्ट किया तो भाई आपके इमोशंस पे आपको बहुत कंट्रोल है. एंड आई फील द मोर यू कंट्रोल एंड दबाओ योर इमोशंस, द मोर यू बिकम अ हार्टलेस पर्सन. जो हम पहले थे बिल्कुल थे. क्योंकि आपको जब आप किसी चीज में स्ट्रीमलाइन फोकस करते हैं तो आपको हार्टलेस बनना पड़ता है. काम करना है, काम पे जाओ, माहौल कुछ भी हो, आप आंखें बंद करके ब्लाइंडर लगा के आप काम करते हो. ओके. सो यू डू बिकम हार्डकोर, यू बिकम हार्टलेस, यू बिकम रूथलेस समटाइम्स. राइट. ये काम निकालना है, अपने पास है 24 घंटे या आपके पास है ही 2 दिन गाना शूट करने के लिए, तो दीज थिंग्स मेक यू स्ट्रॉन्ग, दे मेक यू हार्ड, व्हाटएवर. बट अ रियलिटी शो डज नॉट अलाउ यू टू डू दैट. देयर इज नो नीड फॉर इट. और मुझे ऐसा लगता है मैं सॉफ्टी हो गई हूँ ये रियलिटी शोज पे आके. मैं पहले मेरा बहुत अलग अंदाज था, एंड नाउ बिकम वेरी, बिकॉज आई फील के यहाँ पे प्रिटेंड करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे एक वॉल बनाने का कोई मतलब नहीं है. आप जब तक किसी के बारे में जानोगे नहीं तो उसका जो इमोशन अटैच्ड है उस डांस के साथ, बिकॉज डांस इज इमोशन, डांस इज अबाउट एक्सप्रेसिंग. तो इफ यू डोंट डू दैट देन हाउ विल यू जज दिस पर्सन कि वो किस माइंडसेट से परफॉर्म कर रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत हैप्पी गाना करना है आप, एंड देन जस्ट बिफोर दैट पर्सन हैज जस्ट स्पोकन वेरी इमोशनली अबाउट समथिंग. वो कैसे वो अफेक्ट करता है या वो कैसे ओवरकम करता है उस चीजों को. हाउ विल यू डू दिस इफ यू आर अनइमोशनल और इफ यू आर इमोशनलेस. सो यू हैव टू पुल द वॉल डाउन. तो अगर आपको रोना आ गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है. और मुझे कोई लोग बोलते हैं ये स्क्रिप्टेड होता है क्या, और फिर आते हैं शो पर, बैठते हैं, खुद रो के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हमको पता ही नहीं था ऐसा रोना आता है क्या शो पर. हाउ कैन यू स्क्रिप्ट क्राइंग ऑन अ रियलिटी शो? इट्स रियली स्टूपिड. रियली स्टूपिड. इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन एक्चुअली, फॉर मी एट लीस्ट. मैं क्या समझता हूँ, जब मैं DID देख रहा था तो आप थे, डेरेंस थे, सर रेमो सर थे, पिथुंदा थे, तो मैं सारे ट्रेंड को देख रहा था कि जो अपने क्राफ्ट में मास्टर्स हैं. बट अब मैं जो देख रहा हूँ, मुझे बताइएगा इफ मैं गलत भी हो सकता हूँ या मुझे समझाइए, कि जब मैं देखता हूँ तो एक कोरियोग्राफर है, साथ में एक ग्लैमर फेस है, और साथ में एक कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बैठे हुए. मुझे ये बताइए जो कॉम्बिनेशन जजेस के जो चेंज हुए हैं ये क्या फ़र्क लाता है? अगर ट्रेंड है वहाँ पे, अगर कोरियोग्राफर है जो एक किसी को भी अगर कुछ कह रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ टाइम, अगर आप बच्चों का शो कर रहे हैं तो उनके माइंड पे वो बहुत लंबे समय तक बात रहती है. बड़ों का है तो उसके लिए कुछ इनपुट्स है, बट एक ग्लैमर फेस है और एक डायरेक्टर है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना एज अ कोरियोग्राफर होंगे. So I'm going to touch the conversation of just the panel having 3 different personalities for a dance show. आप यही पूछ रहे हैं Yes. कि एक डांस शो के लिए 3 डांसिंग जजेस क्यों नहीं है? राइट. आप यही पूछ. हाँ, मैं ये समझना चाहता हूँ. अच्छा, जिस शो के बारे में आप रेफरेंस दे रहे हैं, डांस इंडिया डांस, वहां पे 3 डांसिंग ट्रेंड या डांस में ट्रेंड या निपुण जजेस का होना बहुत जरूरी है. क्योंकि वो फॉर्मेट ये था कि आपके अलग अलग कंटेस्टेंट्स होंगे. ईच पर्सन हैड 6 कंटेस्टेंट्स इन देयर ग्रुप फॉर एग्जांपल. ओके. आपको उनको ट्रेन करना है, मेंटर करना है, कोरियोग्राफ करना है, प्रेजेंट करना है. Okay, because they are going to be the biggest dancing star of the nation. Right. Okay. And one of you will win. So this is competition between 3 trained people. तो उसके लिए 3 लोगों का उसी फील्ड से आना बहुत जरूरी था. फिर एक नया दौर आया जहाँ पे whether it's dancing shows और acting shows और पेयर, जहाँ पे dancing pairs हुआ करते थे या 1 आर्टिस्ट 1 कोरियोग्राफर हुआ करते, वहां पे यू डिड नॉट नीड 3 ट्रेन्ड डांसिंग फेसेस. क्योंकि इट्स ओके इफ यू हैव 1 डायरेक्टर, 1, आई डोंट नो व्हाई आई कॉल इट अ ग्लैमर फेस, लेकिन वो आर्टिस्ट ही है एक फील्ड में, और एक डांस में ट्रेंड पर्सनालिटी वहां पे बैठी है. इन तीनों का नजरिया अलग है क्योंकि वो फील्ड वही है जिससे आ रहे हैं. ओके. आप किसी इंजीनियर को नहीं बिठा रहे वहां पे,
आप एक डायरेक्टर को बैठा रहे हैं, आर्टिस्ट को बैठा रहे हैं और एक कोरियोग्राफर को बैठा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेट्स बी वेरी फैक्चुअल अबाउट इट. सुपर डांसर, देयर इज गीता कपूर, देयर इज शिल्पा शेट्टी एंड देन अनुराग बासु, करेक्ट? Yes. 3 different personalities, 3 different fields, but under the same umbrella Right. of films. Right. एक डायरेक्टर का नजरिया डांस को देखने का अलग है, Okay. एक आर्टिस्ट को अपनी जगह बैठ के डांस को देखने का नजरिया अलग है, और एक कोरियोग्राफर को अपनी जगह बैठ के डांस को देखने का नजरिया अलग है. Okay. अगर मैं टेक्निकली देखती हूँ, अगर मैं उसका इमोशनल वैल्यू देखती हूँ, तो एक डायरेक्टर प्रेजेंटेशन देखता है, उसकी मतलब वो किस अम्ब्रेला और क्या प्रेजेंटेशन में आ रहा है, क्योंकि एक डायरेक्टर का काम क्या है, ही मेक्स अ मैग्नम ओपस, ही शोज यू अ सर्टेन विजुअल, उसका विजुअल ट्रीटमेंट क्या है वो भी देखता है, तो उसका नजरिया वो भी होता है. Right. आपका बैकग्राउंड क्या है, तो ही हैज अ स्टोरी लाइन हैपनिंग, सो ही सीइंग इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. Okay. एक आर्टिस्ट जब देखती है तो ये देखती है या देखता है कि यार ये अगर मैंने किया होता, ये क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये किस तरह का डांसिंग है, इज दिस समथिंग आई कैन डू, आई डिड और आई वांट टू लर्न. एक प्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्टिस्ट इज वेरी डिफरेंट. एक आर्टिस्ट अपने आप को देखता है, अपने आप से प्यार करता है, एंड व्हेन दे सी दैट, दे सी अ पर्सनैलिटी, तो स्टार वैल्यू क्या है उसकी, तो एक आर्टिस्ट एक स्टार वैल्यू भी देखता है. तो जब एक शिल्पा देखती होगी तो वो देखती होगी कि स्टार वैल्यू क्या है इस बच्चे में, एक्स फैक्टर क्या है जो उसको एक सुपरस्टार बनाता है. हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार इसमें टैलेंट कितना कूट के भरा हुआ है डांसिंग का, वो किस टाइप का डांसिंग कर रहा है. सो नजरिया 3 अलग आप देख रहे हो, अम्ब्रेला एक ही है. ऐसा नहीं है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बैठा है, एक माली बैठा हुआ है, और मतलब एक हाउसवाइफ बैठी है, और तीनों एक अलग फील्ड को जज कर रहे हैं. दैट्स नॉट हाउ इट इज. ये उल्टा वास्ट हो गया, आपको जिसको भी फीडबैक मिल रहा है वो तीनों फील्ड से मिल. एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको काम इसी फील्ड में करना है. किसी डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ेगा आपको आगे जाके एज अ कोरियोग्राफर या एज अ डांसर Right. और एज एन आर्टिस्ट, तो आपको वो फीडबैक मिलेगा कि आपको प्रेजेंट कैसे करना. तो एक कोरियोग्राफर जो गुरु भी है उसको भी सीखने का एक मौका मिलता है. जब अनुराग जी बोलते हैं कि अगर तुमने इस चीज को ऐसे ट्वीक किया होता, Right. तो इसका प्रेजेंटेशन अलग होता, तो ही इज टेकिंग बैक फीडबैक दैट इज लाइक वैल्यूएबल टू हिम. सो नाइस मैम. ये मुझे बताइए, हमारे जो इंडियंस हैं वो बहुत जुगाड़ू हैं जी, और ये जीतने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते रहते हैं. जीतने के लिए यस, मतलब क्या कुछ भी जीतने पाने के के लिए या जीतने के लिए. मैं अच्छा, हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ एज अ जज, आपके पास इतने लोग आते हैं, क्या कोई तिकड़मी आपसे भिड़ा है कि मैम कुछ ले दे के जिता दीजिए ना? पॉसिबल ही नहीं है. मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है जो आके मुझसे ऐसे कोई बात करे. दूसरी बात यह है कि हमने पहले दिन से बहुत क्लियरली बोल दिया है कि ये जुगाड़ इस मामले में होता नहीं है. और अगर आप समझो कोई एक, क्योंकि हर फील्ड में मुझे लगता है हर काम में कोई ना कोई करप्ट होता ही है. अगर किसी ने ये भी बोल दिया तुम्हें कि आ जाओ यार मैं मिला देता हूँ, शायद तुम्हारा काम हो जाए. अगर आप टैलेंटेड नहीं हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस जुगाड़ में सफल नहीं करने देगी अपने आप को. यू हैव टू बी टैलेंटेड इनफ टू मेक दैट जुगाड़ वर्क. ओके. सो बच्चों को फीडबैक देने से पहले आप ध्यान रखते कि कोई ऐसा फीडबैक ना हो जो लंबा इम्पैक्ट कर जाए, या अपने आप को उस तरह सहज रखते? क्योंकि सालों से चल रहा है वो, हम्म, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी. ओके. जब आप उनको कोई भी फीडबैक देते हैं, या आप जो भी उनसे कहते हैं, या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप कोई भी बड़े पोजीशन में हैं, अच्छे पोजीशन में हैं, तो आप ऐसा कुछ भी ना बोलें जिससे उनकी जिंदगी पे बुरा असर पड़ेगा. राइट. आपको नेगेटिव भी फीडबैक अगर देना है तो आपको उसको किसी ना किसी तरह पॉजिटिवली बोलना पड़ेगा. दैट इज हार्ड वर्क. क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में होते हैं. कई बार हम देखते हैं कि वीडियोस में बच्चे जीत नहीं पाते तो इमोशनल हो जाते हैं, उनसे ज्यादा उनके माँ बाप. यस, और वो एक अलग प्रेशर क्रिएट हो जाता है. तो उसका हम क्या करें बताओ. वो चैलेंजेस काफी आ चैलेंजेस उनके लिए है, हमारे लिए तो उतना ही है कि हम जब भी कोई बात कहें वो सच्चाई से कहें, पॉजिटिवली जितना हम कह सकते हैं क्या कहें.
लेकिन सच्चाई जरूर हो उसमें. द ट्रूथ हैज टू प्रिवेल. राइट. यू कैनॉट शुगर कोट दैट मच कि आप झूठी बोल जाएं. सच्चाई तो बोलनी जरूरी है. सो व्हेन आई डोंट लाइक समथिंग आई हैव टू से इट, बट आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसको पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट करके बोल सकूं, और उसमें समय लगता है सीखने के लिए. एटलीस्ट 16 साल तो लग ही जाते हैं. 16 हाँ हो गए. मुझे 16 साल हो गए रियलिटी शोज करते हुए. हाँ. तो हाँ 16 साल लगते हैं उसमें निपुण होने के लिए. तो ये जो 16 साल रहे हैं, जी. इसमें कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो बैक स्टेज जाकर आपको समझाना पड़ा हो, यार मैं समझो आप प्लीज, ऐसी कुछ सिचुएशन? क्योंकि समटाइम्स रियलिटी शोज में ऐसे बन जाते होंगे. ना, नहीं, कभी नहीं. आई डोंट केयर. मुझे जो कहना है मैं कहूंगी, और जैसे मुझे कहना है मैं वैसे कहूंगी. मैं मेरी तरफ से मेरा होमवर्क ये रहता है कि मैं उसको जितनी अच्छी तरह आपको समझा सकूं मैं समझाऊंगी. क्योंकि आप अच्छा भी बोलो तब भी बुरा लग सकता है. आप कितनी भी अच्छाई से बोलें वो भी बुरा लग सकता है. आई विल नॉट रिट्रेस माई स्टेप्स एंड गो बैक एंड ट्राई टू एक्सप्लेन. अगर आपका एलिमिनेशन हो गया है, मुझे बुरा लग गया है तो लग गया है, और अगर मुझे उस दिन ऐसा लगा कि नहीं यार तेरा जाना बनता भी था, तो आई विल नॉट गो एंड लाई. सो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आई हैव टू रिट्रेस माई स्टेप्स एंड गो एंड से यार बुरा मत मानना. मुझे ये भी बहुत वियर्ड लगता है जब लोग कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई हैव टू राइट योर नेम एंड एलिमिनेट यू. नो, यू आर नॉट सॉरी. इट्स अ जॉब, यू हैव टू डू इट. क्या ज़रूरी होता है कि उस दिन पर अगर उस कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके बिहाफ पे जज होगा, या उसकी जो जर्नी रही है, उसने जो मेहनत दिखाई है उसके बिहाफ पर? इट डिपेंड्स. ओके. वो जर्नी किस तरह की रही है. अगर आप फ्लूक में मतलब आगे जा रहे हैं, या आपने इतनी मेहनत करी है कि यू कांट ओवरलुक इट, एंड अगर वो दिन बुरा है और किसी ने अच्छा कर दिया, आई थिंक उसका ड्यू है, वो उसको मिलना चाहिए. आई फील के ऑफ कोर्स सबकी जर्नी देखनी चाहिए, लेकिन जो उस दिन हुआ वो हुआ, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट. आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े इन 16 सालों में, नए टैलेंट्स आए, कई कोरियोग्राफर. आपके साथ सबसे स्पेशल कौन रहा है, या जिसके साथ अब आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? ऐसे तो बहुत बच्चे हैं, बहुत लोग हैं. इफ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट रियलिटी, नो, कोई भी आप बता सकते हैं. यार मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो सबको पता ही है, फरा जी ही रही हैं. सबसे इम्पोर्टेंट अगर उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई भी रहा है इज माई टीम. कुछ लोग बदलते गए उस टीम में, लेकिन एक टीम जो है, कोर टीम जो थी या है अभी भी, आई थिंक दे वर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी. क्योंकि आप बगैर टीम के ना आप लीडर नहीं बन सकते हो. करेक्ट. सो मेरा जो दिमाग है, जो मेरा काम है, वो उनकी वजह से आई थिंक और ज़्यादा निखर के आया. सो आई थिंक टीम वाज वेरी स्पेशल. आफ्टर दैट व्हेन आई बिकेम पार्ट ऑफ रियलिटी शोज, चैनल का एक जो लगाव होता है आपकी तरफ, या आपको काम देने का एक जो वो जरिया भी बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड एवरी चैनल आई हैव वर्कड विथ, एंड आई हैव वर्कड विथ मोस्ट चैनल्स, दे बीन वेरी काइंड टू थिंक आई वाज वर्थ इट. तो मुझे उनको श्रेय देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं एक जी टीवी ने, या कलर्स टीवी ने, या स्टार ने, या सोनी ने आज सबके साथ तो काम किया आपने. बिल्कुल किया है. एंड आई ओ इट टू देम टू से कि उन लोगों ने एक मौका मुझे दिया. बिकॉज इफ दे डोंट गिव यू अ चांस, यू आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी. राइट. तो हर चैनल ने मुझे विदाउट कोई हिचकिचाहट नहीं, बेबाक और बेधड़क मुझे बुलाया है कि आइए एक शो हमारे साथ कीजिए. एंड आई थिंक समवेयर और द अदर आई हैव डन इट विद, वेदर इट्स इवेंट्स, वेदर इट्स रियलिटी शोज, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ जज. मुझे हर चैनल ने एक मौका दिया है, एंड आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. तो मेरे लिए वो स्पेशल है मेरी जर्नी में. क्योंकि आप कोरियोग्राफर हो, आप इवेंट्स करना चाहते हो, स्टेज शोज करना चाहते हो, और आपको कोई चैनल मना कर दे कि यार ये हमारे शो को नहीं करेगा,
वो हमारा परिवार हो या अवार्ड्स हो या कुछ भी हो, नहीं करेगा तो आप क्या ही कर लोगे। वो हर डायरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है जो आपको एक मौका देता है, वो हर डांसर जो आपके साथ काम करता है। जब हम कोर टीम बोलते हैं तो हम कोरियोग्राफी किस पे बिठा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, तो हर डांसर जिसने मेरे साथ काम किया है वो स्पेशल है। ओके। मैं याद रखती हूँ उनको। और हर बच्चा जो कनेक्ट करते आगे अपनी जर्नी में बढ़ता है, बड़ा होता है और फिर भी याद करता है, दे आर स्पेशल टू मी। फैजल इज स्टिल स्पेशल टू मी। ओके। आई लव फैजल अलॉट। बड़े बच्चे तो याद करते ही हैं, धर्मेश राघव, ये बच्चे हैं ही, सिद्धेश है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भूलने की उनको मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, दे स्टिल रिमेम्बर। सो वेदर इट्स फैजल, रोहन, कोई भी बच्चे हों, इवन नाउ सुपर डांसर के बच्चे बड़े हो गए हैं, जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, इज्जत से मिलते हैं। दैट्स स्पेशल टू मी। कोरियोग्राफर्स जो इस फील्ड में आते हैं, जो डांस सीखने, मैं देखता हूँ वो बच्चे काफ़ी जेन्युइन और टुवर्ड्स आर्ट्स को लेके गुरु को प्रणाम करना या उस डेडिकेशन के साथ दिखना, उनका मुझे ज़्यादा टुवर्ड्स लगाव दिखता है। एक प्योरिटी मुझे लगता है इस फील्ड में है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बना रहेगा, बिकॉज आई थिंक गुरु शिष्य का जो एक गुरु शिष्य की परंपरा है वो हर फील्ड से कम होती जा रही है। तो अगर डांस के क्षेत्र में है अभी भी, तो आई थिंक वो बना रहना बहुत ज़रूरी है। दैट इज दैट कीप्स यू हम्बल, दैट कीप्स यू ग्राउंडेड। क्योंकि आप जब भी किसी के पैर छूते हैं तो आप धरती को छू रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ टू लुक डाउन। करेक्ट है। नहीं तो आप सिर्फ ऊपर ही देखोगे, कहीं ना कहीं तो ठोकर लगेगी। इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक डाउन। सही कह रहे हैं मैम। ये तो बात हो गई आपने रियलिटी शो की जी। और रेलेवेंट बने रहने की बात की। बॉलीवुड में कब आप रहे हो गया टाइम, बहुत ले लिया ब्रेक, अब आ जाओ। अब नहीं, आई थिंक every person should take a step back and let new talent flourish. I think it's time for others to shine and flourish. हमें जितना इस इंडस्ट्री ने देना था और जितना आशीर्वाद देना था, in terms of work, in terms of money, in terms of fame, in terms of popularity, आई थिंक मुझे मिल गया। मैम आप दिल तोड़ रहे लोगों के। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक देखो, जब मौका आएगा, यू नेवर से नेवर। हाँ। अगर ऐसा कुछ होगा जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट पीक होगा एंड मुझे लगेगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं जाने देना चाहिए, आई थिंक आई मे डू इट। बट फिलहाल वैसे ही काम की कमी है, वैसे ही काम की तंगी है। अच्छा। बिल्कुल है। आजकल वो फिल्में नहीं बनती हैं जैसे बन रही थी हमारे टाइम पे, जहाँ पे 8-10 गाने हुआ करते थे, बड़े गाने हुआ करते थे, डांसिंग गाने हुआ करते थे। नो, पीपल आर मोर रियलिस्टिक इन देयर फिल्म मेकिंग एंड तो इतने कम काम में हम भी झड़पें और दूसरे लोगों को मौका ही ना दें, तो लेट देम डू इट। आई एम हैप्पी वेयर आई एम। मुझे ऐसा लगेगा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे कुछ करना है डेफिनेटली, तो आई विल डेफिनेटली डू इट। बट आई डोंट थिंक ज़बरदस्ती करूँगी कि जाके बोलूँगी कि मुझे ऊपर वाले ने वहाँ तक लाया नहीं अभी। नहीं मैम, मैं तो एज अ फैन बोल रहा था। मैं चाहता था कि आप और करें। बट मैम क्या प्रोसेस चेंज हो गया? मतलब ठीक है फिल्म गाने कम हो गए हैं, बट क्या प्रोसेस में भी फ़र्क आया है पहले? बिल्कुल आया है। हाँ। प्रोसेस में ये फ़र्क आया है कि अपेरेंटली नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक रेफरेंस वीडियोज़ एंड गिव। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ये किया नहीं था। ओके। रेफरेंस हमारे दिमाग में था, हम डिस्कस करते थे, हम बताते थे, एक स्टोरी बोर्ड हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा एक डांस डायरेक्टर या एक कोरियोग्राफर का एक अपना एक होल्ड होता था जब वो जाते थे। डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, एक टीम जो डीओपी हैं मिलके गाना नया बनाते थे। मेरे बस की बात होगी नहीं कि मुझे रेफरेंस देना पड़े। रेफरेंसेस आर गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट कलर पैलेट यू वांट टू यूज एंड व्हाट, बट अगर आप मुझसे ये उम्मीद रख रहे हो कि मैं आपको ये गाना हूबहू करके दूं, या अगर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि मैं कोई भी कट कॉपी पेस्ट का काम आपको पहले प्री वर्क करके दिखाऊं कि ये आपका गाना है, इसके ऊपर ये विजुअल और दूसरों का विजुअल लेके ये बनाऊं, तो शायद मैं आई एम नॉट फ्रॉम दैट
form or school yet. क्यों क्रिएटिविटी पे क्यों इतना वो बंदिश लगती ऐसी जा रही? बंदिश है नहीं। हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक दो बार हुआ है तो है। हाँ ये जरूरी नहीं कि ये एग्जिस्ट करता हो दूसरे लोगों के लिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल। तो आई फील कि आई डोंट कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। मुझे ये सब एनीवेज, आई एम टेक्नोलॉजी मेरे लिए इतना कुछ अम, क्या कहूँगी, मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ। आई एम लिटिल चैलेंज्ड वेयर दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड। मैं समझ रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजट को देखा जा रहा हो कि अरे नया कुछ आइडियाज लाएंगे बजट बढ़ सकता है, या पता नहीं, करने वाला सामने वाला इगोइस्टिक है, नहीं आई मैंने थिंक बोल जो दिया ये। बजट, जो खर्चा करना चाहता है वो करता ही है। हाँ जिसको बड़ी चीजें करनी होती है वो करते ही हैं। एंड या आई थिंक इट्स जस्ट क्रिएटिव फ्रीडम। थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मतलब मुट्ठी बंद कर ली है क्रिएटिव फ्रीडम पे। तो अब केटर आपको बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन वैल्यू, ऑफ कोर्स आर्टिस्ट, सबको सब आता है। तो आप अपने आप को उस माहौल में आप कितना उनके बात सुनोगे या अपनी बात रखोगे, वो भी बहुत मायने रखता है। मैं थोड़ी हेडस्ट्रॉन्ग हूँ वैसे, तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट वेयर आई हैव टू एडजस्ट अ लॉट। आई विल एडजस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है मेरी क्रिएटिविटी है तो मुझे एक वॉइस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका कमेंट था मास्टरबेशन को लेके, उस पर काफ़ी बातें हुई जी। लोगों ने, क्या वो जो टैग आपके साथ माँ वर्ड का जो उपाधि जुड़ी हुई है उससे लोगों आहत हो गए आपको लगता है, या आपका ऐसा बोल्ड नेचर उन्हें समझ नहीं आया? किसने कहा कि उसका कोई रिव्यू आया है? हाँ वो कमेंट्स आए थे काफ़ी लोगों ने उसके अच्छा। तो उसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप एक पर्सनालिटी हैं, जब आप जी। ऐसी बातें खुलकर कहती हैं जी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि गीता जी के मुंह से ऐसी बातें। वही आई एम जस्ट सेइंग दैट एवरीबडी इज नॉर्मल, दे ऑल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। यस आपने मुझे एक पेडेस्टल पे रखा है जहाँ पे आपको लगता है कि इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। यस आपने मुझे एक दर्जा दिया है, मैंने तो ये दर्जा मांगा नहीं आपसे। आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप किसी के भी घर में जाओगे, अच्छा अगर मैंने कहा कि मैं सुबह मेरा ये रूटीन है, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, इजंट इट एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग आई एम डूइंग, वेकिंग अप, गोइंग, ब्रशिंग माई टीथ, गोइंग सिटिंग ऑन अ पॉट, डूइंग माई बिजनेस, कमिंग आउट, क्या ये हर कोई नहीं करता? डेफिनेटली। तो मैं अलग क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा? बिल्कुल नहीं। बट आई एम एज नॉर्मल एज एवरीबडी एल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे घर में अलग जो आपके घर में नहीं है। दाल चावल हम भी खाते हैं, दाल चावल आप भी खाते हो, इसमें अलग क्या है? तो जो आप करते हो आपको सुनना नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं कोई अलग नहीं हूं। फीलिंग्स हर किसी की होती हैं, हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। समवन कॉल्स इट वेलनेस, समवन कॉल्स इट समथिंग एल्स। You asked me a question. I said, I didn't say I do it. I say, what makes you think I don't? और इसमें बुराई भी क्या है? And I will still stand by that. क्योंकि आपको लगता है मुझे ये हाँ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने वैसे भी ये नहीं कहा कि ओ आई एम नॉट स्टैंडिंग बाय, आई एम सेइंग अगर किया भी तो क्या? क्या आप नहीं करते? क्या कोई और नहीं करता? Why are we behaving like this? हम ऐसे क्यों हैं? जो हमको सुनना है सिर्फ वो अच्छा है, जो हमें नहीं सुनना होता है और आपके मुंह से नहीं सुना है, ये क्या बात हुई? नैरो हो गया ना माइंड, काफी लोग वो मतलब पता नहीं नैरो हुआ है कि नहीं, लेकिन आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्स। दो पैर मेरे भी हैं, दो कान मेरे भी हैं, दो आंखें मेरी भी हैं। एक से कम दिखता है, एक से ज्यादा दिखता है। किसी के बहुत अच्छी आईसाइट है, किसी की नहीं। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स अस। वी आर सेम बट डिफरेंट। करेक्ट है मैम। लोग सोच हाथ में पावर है, फोन है, कमेंट्स करना है, लोग जो तो उनके पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। आई डोंट केयर। हर किसी का मैं कमेंट पढ़ूंगी, हर किसी को अगर रिप्लाई करने जाऊंगी तो मैं अपनी जिंदगी कब जी रही हूँ, और इनके पास कितना वक्त है। आपको नहीं पसंद आई मेरी बात, मत देखिए। आपको मैं पसंद नहीं हूं, अनफॉलो मी। इफ यू डोंट लाइक मी, डोंट द मोमेंट यू सी माई फेस, स्वाइप। जैसे आप नॉर्मल डेटिंग एप्स पे करते हैं, राइट या लेफ्ट, चॉइस इज योर्स, अप या डाउन।
देखना है तो ठीक है, नहीं देखना है तो ऊपर बढ़िए, आगे बढ़िए, अनसब्सक्राइब इमीडिएटली, अनफॉलो। एक ऑप्शन हर किसी के पास है। सही है। आपको इनको देखना है, नहीं देखना है, आपको फॉलो करना है, नहीं करना है, यू हैव एन ऑप्शन इन लाइफ ऑल्सो टू चूज। डू यू वांट टू सी दिस पर्सन, यू डोंट वांट टू सी, सुनना है, नहीं सुनना है, आपके कमेंट्स मुझे नहीं जानने हैं, ये मैंने चूज किया है। राइट। बट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आई हैव द राइट to choose not to hear your opinion. So thank you very much. करेक्ट। वेरी नाइस। जल्दी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप? अरे भगवान, नए बर्थडे के साथ, नए जन्मदिन के साथ क्या हम आपकी लाइफ में कुछ नया बदलाव देख सकते हैं? जैसे कि? पार्टनर। you mean will I have a partner? यस। Do you want a partner? बहुत सालों से ये सवाल मुझसे आ रहा है। You can't plan these things. कोई आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इट डजेंट मैटर एनी मोर। मेरे लिए कंपेनियनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए एक ही चीज़ मायने रखती थी मेरी ज़िंदगी में, एंड आई थिंक उनके जाने के बाद भी वो मेरे साथ हैं, तो इट डज नॉट नाउ मैटर। तो पहले बुरा लगता था, दोस्तियाँ रहती थी, नहीं रहती थी। आई थिंक एंड एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज इट्स ओके। इफ़ यू आर देयर, आप मुझे समय दे रहे हैं तो मैं आपको समय दूंगी। आपके पास समय नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। सो इफ समबडी वांट्स टू कम एंड बी विथ मी, ग्रेट। इफ आई मीट दैट पर्सन, ग्रेट। और नहीं भी होगा तो भी ग्रेट। गॉड इज बिन वेरी काइंड। आपको सबसे ज़्यादा क्या एक्साइट करता है? फेम, पावर, मनी? कंफर्ट। कंफर्ट। क्योंकि अगर ये सब हुआ और अगर आप एट पीस नहीं हैं और आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी। सबसे ज़्यादा पैसा होके भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं अपने आप के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अगर आप पीसफुल नहीं हैं, अगर आप सो नहीं पा रहे रात को, नो पॉइंट। सब फेम होते हुए भी अगर आप हर कमेंट पढ़ के अपसेट रहेंगे, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी के साथ बैठ रहे हो, आपके साथ अगर मैं कंफर्टेबल नहीं होती तो ये इंटरव्यू नहीं होता। बिल्कुल। So comfort is very important. To seek comfort and to give comfort. आप परेशान हैं, अगर मैं आपको comfortable करा सकती हूँ, it's very important. Great. So comfort is very important. Fame, power, money, of course, अगर हैं तो एक comfortable life भी है। I just don't want to be in a uncomfortable position. कि मैं बात भी करूँ तो मैं uncomfortable रहूँ। मैं अगर किसी के सामने बैठ रही हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, ट्रस्ट करने के लिए और इतनी सारी ढेर सारी बातें करने के लिए। और आपने सुनी और मुझे रियलाइज हुआ मैं बहुत बात करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। गॉड ब्लेस यू। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।